तो नाइट्रोजन की डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन की बात करेंगे। सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। बेटा अब जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग रखा है। ठीक, पहले डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ज्यादातर नाइट्रोजन के कंपाउंड ना हाथ में लेते ही समझ में आ जाते हैं कि नाइट्रोजन क्या। कैसे? आपने क्या करना है, अपनी उंगलियों को गीला करना है। कोई दो उंगलियां गीले की, जैसे थंब और एक उंगली गीली की, और कंपाउंड को हाथ में पिंच लिया और उसको ऐसे 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 किया, रब किया। जब रब किया तो उसे स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, अमोनिकल स्मेल, जो यूरिनल्स में होती है ना गंदी सी, वैसी अमोनिकल सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। वहीं से समझ लेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, बट ये सिर्फ अमोनिकल कंपाउंड्स के लिए हो सकता है। दिस ओनली फॉर अमोनिकल कंपाउंड्स। Nitrogen does not only present as ammonical compound in organic compound. It can be nitro, it can be diazo, that is NN. उसमें ये टेस्ट नहीं होता। तो फिर एक ड्राई हीटिंग टेस्ट होता है इसका। कौन सा होता है? ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट। बेटा ड्राई हीटिंग टेस्ट में इसमें क्या करेंगे, सीधे हीट कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हीट करेंगे, अगर उससे बर्निंग फेदर स्मेल आ जाए, बर्निंग फेदर या बर्निंग हेयर, जैसे बाल जलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक स्मेल आती है ना अजीब सी, पता नहीं है। ओके, डोंट ट्राई एट ऑल, बट फेदर, बर्निंग फेदर या बर्निंग हेयर लाइक स्मेल होती है। ठीक है जी, तो वो एक अमोनिकल सी अलग सी स्मेल होती है, क्योंकि हमारे बालों में ना अमीनो एसिड्स होते हैं, फेदर के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन है। तो जब भी इसको जलाया जाएगा वैसी ही स्मेल किसी भी अमोनिकल कंपाउंड से आएगी। सो ऑन बर्निंग, ऑन हीटिंग कंपाउंड गिव्स बर्निंग फेदर और बर्निंग हेयर स्मेल। एक आधा दो बाल अपने तोड़ लेना भाई, जला लेना। ठीक, तो आपको स्मेल का पता चल जाएगा, है ना। इतनी भारी खोपड़ी में एक आधा बाल टूट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे जैसे को फर्क पड़ सकता है। मैंने शायद यही सूंघने के लिए काफी सारे बाल उड़ा दिए। ठीक, सो ड्राई हीटिंग टेस्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, पर यह है कि ड्राई हीटिंग टेस्ट जो होता है बेटा, इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? नाइट्रो कंपाउंड्स, जिसमें नाइट्रोजन NO2 की तरह प्रेजेंट हो, नाइट्रो कंपाउंड्स, अजीब नाइट्रो बना है, नाइट्रो कंपाउंड्स, या फिर डाई एजो कंपाउंड। बेटा डाई एजो, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन का आयुपैक नेम एजोटा होता है, एजोटा, एजोटा, आयोटा नहीं, वो मैथ्स में। यहां पे क्या, एजोटा। एजोटा का मतलब है नॉन सपोर्टर ऑफ लाइफ। अगर हम अकेले नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो मर जाएंगे। द रीजन इज वी नीड ऑक्सीजन यार। द प्रॉब्लम, ऑक्सीजन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। ठीक, तो इसको एजोटा बोला गया था, नॉन सपोर्टर ऑफ लाइफ। तो इसलिए अगर बोलो डाई एजो, कभी भी ऐसे बोलते डाई एजो मतलब दो नाइट्रोजन। समझ में आई? तो जिसमें ऐसे वाला ग्रुप होता है डाई एजो, वो ये टेस्ट नहीं देता। ड्राई हीटिंग टेस्ट सिर्फ वही देते हैं जो अमोनिकल होते हैं, जो क्या होते हैं, अमोनिकल होते हैं। और इसी के लिए एक और टेस्ट करते हैं अमोनिकल कंपाउंड्स के लिए ही, दैट इज सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट अमोनिकल कंपाउंड्स के लिए। जैसे अमोनिकल कंपाउंड है यूरिया। ठीक, अब यूरिया क्या होता है भाई? यूरिया इज NH2CONH2। मान लो हमारे को जो कंपाउंड दिया था वो यूरिया था। जनरली जब लेबोरेटरी में देंगे तो यूरिया ही देंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, इसको आपने सोडा लाइम से हीट करना है। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा यानी NaOH, लाइम यानी CaO,
सो दिस इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम जो है ना बेटे, वो यहां से अमोनियम पार्ट को बाहर निकालता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, बाकी अमोनिया पार्ट रह जाएगा। ठीक, तो अमोनियम कार्बोनेट जैसे कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक, अमोनिकल स्मेल आती है इससे भी। ठीक, तो यू गेट अमोनिकल स्मेल, इससे भी अमोनिकल स्मेल मिलेगी, तो हम समझ लेंगे कि इसमें अमोनियम कंपाउंड बने हैं। ठीक है जी, तो दैट आल्सो डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, बट सेम लिमिटेशन इज देयर। सोडा लाइम टेस्ट इज आल्सो फॉर अमोनिकल कंपाउंड्स, पर हमें तो सारे कंपाउंड्स के लिए चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज फर्स्ट लीव द पेन और अभी ध्यान से समझना, नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट। लेसेगन्स एक्सट्रैक्ट टेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, लेसेगन एक्सट्रैक्ट तुम जानते हो, सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं? कितनी बार करवाया आपको मैंने? अब तो मेरे ख्याल कम से कम 15 बार बोल चुका हूं मैं ये, है ना? क्या करते हैं? वी टेक अ फ्रेशली कट सोडियम पीस, एड इट टू द फ्यूजन ट्यूब, heat it till it becomes a shiny globule. After becoming shiny globule, add some pinch of salt, reheat, then it becomes red hot. Red hot tube should be plunged into distilled water in a china dish, tuck, and then it is boiled and filtered. Soda extract is ready. But sodium को माता का माल समझ के इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा करना है ना? ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो टेस्ट में हिंडर करता है वो। तो ये नहीं कि बड़े वाला पीस ढूंढ रहे हैं, नहीं, जितना छोटा होगा उतना मस्त, ठीक, उतना अच्छा रिएक्शन। तो हमने क्या किया? लेसेगन एक्सट्रैक्टेड, यहां सोडा एक्सट्रैक्ट टेस्ट लिया। अब सबसे पहली बात देखो, अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना, तो बेटा सोडियम विल रिएक्ट विद कार्बन एंड नाइट्रोजन, so it gives us NaCN, sodium cyanide, deadly poison। टंग पे रखते ही ठा, इसका आज तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया बच्चे। ठीक, सोडियम साइनाइड 1 सेकंड के अंदर डेथ देता है, 1 सेकंड के अंदर डेथ देता है। जैसे टंग पे लगा, स्वॉलो करेगा तो बचेगा, लड्डू है तुम। स्वॉलो नहीं करना है, ना ही इसको टंग पे रखना है, जैसे इसको टच किया वैसे ही खत्म, इन द सेंस मतलब टेस्ट करते ही। तो इसी वजह से बेटे लेबोरेटरी में आपको कभी भी नाइट्रोजनस कंपाउंड नहीं दिए जाते। बेटा वैसे लेना चाहो ना तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, होम मिनिस्ट्री से अप्रूवमेंट लेनी पड़ेगी भाई। ठीक, तो खैर एनी हाउ, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन इट गिव्स सोडियम साइनाइड। एक बात क्लियर यहीं से कर लो बेटा, पहले क्वेश्चन तुम्हें आएगा कंपटीशन में, इसमें किस में लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट फॉर नाइट्रोजन फेल हो जाएगा? 4 नीचे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक, ये पूछा जाएगा किसमें लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट फेल हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए। याद रखना, वही कंपाउंड लेसेगन एक्सट्रैक्ट दे सकते जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हो। इनमें से एक चीज ना हुई, कार्बन नहीं हुई, तो लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट नहीं होगा। यानी कल को अमोनियम क्लोराइड ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, या अमोनियम फॉस्फेट ये टेस्ट नहीं देगा, यूरिया ये टेस्ट दे सकता भाई। समझ में आई? जिसमें कार्बन भी हो और नाइट्रोजन भी हो, तभी हमारे पास ये बनेगा बेटा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हम इसमें क्या करेंगे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालेंगे। ठीक, वी ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। माइंड इट, FeSO4 whenever is used should be used freshly prepared, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव हैज टेंडेंसी टू चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव, इसलिए कभी भी ओल्ड सैंपल इसका यूज नहीं करते क्योंकि बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला। सबसे पहला काम क्या करते थे बेटा? सबसे पहला काम क्या करते थे? स्वैपिंग, है ना भाई? तो Fe इधर, ये इधर,
इसकी वैलेंसी 2 है ना, तो मैं यहां 2 लिख दूं, चलेगा? यहां पे बैलेंस कर लेना, तो नहीं भी करेंगे, मेरी बिला से। हमें क्या मिलेगा? Na2SO4 और साथ में बनेगा FeCN का होल ट्वाइस। ठीक, Na2SO4 एंड FeCN का होल ट्वाइस। पर हम इसमें सोडा एक्सट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा डालेंगे। ठीक, तो इससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ध्यान इधर सारा, Na4FeCN का होल 6, Na4FeCN का होल 6, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफीरेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हेक्सासाइनोफीरेट 2। हाँ जी, सोडियम हेक्सासाइनोफीरेट 2। ठीक है बच्चे, फॉर अ टाइम में जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेस्ट हमें तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा। देखो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या है, अगर इसको हम तोड़ें, ये Na4FeCN का होल 6 को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें अलग नहीं होंगी। हमारे पास यहां पे 4 आएंगे Na1 पॉजिटिव। बेटे सोडियम पे चार्ज तो 4 ही होता है ना बेटा, तो फिर इस पे चार्ज कितना होगा? 4 नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक, सोडियम फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं इसको बेटा। अगर इसको आयुपैक नेम में, कॉमन नेम में बोलना है तो सीधे बोल सकते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा डायरेक्टली। ये इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक, अब बेटे इस समय हम इसमें थोड़ा सा H पॉजिटिव डालेंगे, एसिड डालेंगे, एसिड। ठीक, एसिड क्या करता है? जो बचा हुआ Fe2 पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हमने ये डाला FeSO4, बचा हुआ जो Fe2 पॉजिटिव होगा, ये एसिड इसको Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर देगा। H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, Fe2 पॉजिटिव स्टेबल है नहीं, तो Fe2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें चेंज कर देगा? Fe3 पॉजिटिव में, तो फेरस का फेरिक बन जाएगा। जैसे इसमें एसिड डाला, बचा हुआ FeSO4 पहले डाला था, उससे एक तो ये बना, और कुछ बचा हुआ क्या है? FeSO4 है। ठीक, हमने थोड़ा सा एसिड डाला, उससे ये इसमें चेंज हो गया। अब देखो बेटा, दो चीजें रिएक्ट करेंगे आपस में, Fe3 पॉजिटिव और FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। बेटे जब हम छोटे बच्चे थे, हम इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इसको यहां करते थे कि नहीं करते थे? है ना? आज उसका बहुत काम आएगा वैल्यू बेटा। उससे हमारा कंपाउंड बनेगा Fe, यहां पे क्या आएगा? 4, FeCN का होल 6 और यहां पे क्या आएगा? 3। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक है जी, इसमें बाहर वाला आयरन +3 है, अंदर वाला आयरन +2 है। इस टोटल पे -4 है बेटे। आयरन कैसा है? +2। तो बाहर फेरिक, अंदर फेरोसाइनाइड। बेटे इसको हम प्रूशियन ब्लू कहते हैं, प्रूशियन ब्लू। तो ये प्रूशियन ब्लू कलर होगा। पीकॉक का कलर देखा? पीकॉक, सो दैट इज प्रूशियन ब्लू कलर। ठीक, समझ, ग्रीनिश ब्लू सा। सो दिस इज प्रूशियन ब्लू कलर। तो यहां प्रूशियन ब्लू कलर बनता है, समझ लो नाइट्रोजन प्रेजेंट है।
समझ में आई? बेटा 2000% पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रूशियन ब्लू का फॉर्मूला। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रूशियन ब्लू? Fe4 FeCN का होल 6 3। बेटे आपको उलझाने के लिए किसी ऑप्शन में यहां 3 यहां 4 होगा, ठीक, यहां अलग अलग होगा। तो आपको अगर ये ध्यान में है तो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हो क्या फॉर्मूला बनेगा। बेटा कई बार इसकी जगह पूछ लेते हैं टर्न बुल ब्लू का फॉर्मूला बताओ। किसका? टर्न बुल ब्लू। मोड़ा भैंसा है, मोड़ा भैंसा नीला, यानी टर्न ब्लू बुल ब्लू। टर्न बुल ब्लू, हिंदी में बोला मोड़ा भैंसा नीला, ठीक। टर्न ब्लू बुल ब्लू का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है, ठीक। सो टर्न बुल ब्लू का फॉर्मूला भी यही होता है। अगर टर्न बुल ब्लू पूछा है तब भी यही फॉर्मूला, और अगर प्रूशियन ब्लू पूछा तो भी यही फॉर्मूला। पर दिस इज द टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से देख लो, आपने क्या किया, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, वो बना NaCN, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला। फर्स्ट इट विल चेंज इनटू Na2SO4 एंड FeCN का होल ट्वाइस व्हिच डिसॉल्व्स इन rest of NaCN to give us sodium ferrocyanide. Then we add a pinch of acid to it which changes ferrous into ferric. जो यहां का बचा हुआ होगा वो ferrous ferric में चेंज हो जाएगा, and do this reaction you get Prussian blue, ठीक। और ये Prussian blue कलर हमें बता देता है कि हमारे पास नाइट्रोजन की प्रेजेंस है। और आपसे पेपर में टर्न बुल ब्लू या Prussian blue का फॉर्मूला पूछा जाएगा। बोलो क्लियर? yes, तो ये नाइट्रोजन की डिटेक्शन थी। पर कई बार क्या होता है बेटा, इसी रिएक्शन में रेड कलर आ जाता है, ब्लड रेड कलर, ठीक। तो इसी से आगे चलते हैं। समटाइम्स इन लेसेगन्स एक्सट्रैक्ट, लेसेगन्स टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, blood red color appears. Blood red color appears. कभी कभी क्या होता है, इसमें ब्लड रेड कलर आ जाता है। क्यों आता है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें किसके साथ ब्लड रेड कलर आएगा। बेटा ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी हो। इफ कंपाउंड contains sulfur along with nitrogen and carbon, कार्बन है, नाइट्रोजन है, पर साथ में सल्फर भी है, ठीक। तो NaC+N+S ये बनाएगा NaCNS। इसको बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम थायो बेटा जहां पे भी आए सल्फर के लिए लगता है, थायो इज फॉर सल्फर। सोडियम थायोसाइनेट। और बेटा जो सोडियम थायोसाइनेट होता है ना, NaCNS, बेटा जब ये फेरिक आयंस के साथ रिएक्ट करता है, हमने जब एसिड डाला फेरिक आयन बनेंगे ना, फेरिक आयन का जब ये रिएक्ट करता है इट गिव्स अस फेरिक थायोसाइनेट, इट गिव्स अस फेरिक थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट which is blood red in color, which is blood red in color। तो अगर आपसे पूछें कि ब्लड रेड कलर अपीयर कब हुआ, तो आप नीचे देखेंगे कंपाउंड्स में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ सल्फर और कार्बन हो तो नहीं होगा, ऐसा ना हो भी कार्बन नाइट्रोजन हो तो भी नहीं होगा। हमारे पास तीनों चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो ब्लड रेड। अगर सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन हुआ तो प्रूशियन ब्लू। क्लियर? बेटा जब मैं तुम्हारी एज में था तो हमारे स्कूल में एग्जीबिशन लगा करते थे ना। अब तुम तो खैर कोविड के शिकार बंदे हो सारे के सारे,
ठीक, कहने का मतलब तुम्हें तो कभी एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला ही नहीं स्कूल में, बट हो सकता है +2 में अब तुम लगा सको। ठीक, +2 तो ऑफलाइन हो जाएगी, उम्मीद करते हैं। ठीक, तो अगर वहां एग्जीबिशन लगाने को मिले तो एक प्रोजेक्ट तुम कर सकते हो, वुंडलेस इंजरी। क्या? वुंडलेस इंजरी, कि वुंड नहीं है पर इंजरी है। कैसे? हम लोग क्या किया करते थे, ऐसे 2 बीकर्स ले लिए। एक बीकर में हम टीचर से ले लेते थे सोडियम थायोसाइनेट। वो टीचर तो बना सकता है, हमारे को तो देते नहीं ना, तो टीचर को अप्रूव्ड होता है, अप्रूव करके अगर पड़ा हुआ हो थायो यूरिया से बना लेते हैं। तो सोडियम थायो सल्फेट एक में ले लेते थे, वो कैसा हो जाता था? कलरलेस। और दूसरे में फेरिक क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो कलरलेस। ये दोनों ग्लासेस में हमने क्या ले लिया, एक में एक फेरिक क्लोराइड और एक में सोडियम थायोसाइनेट। एक में चक्कू रख दिया, नाइफ, नाइफ यानी चक्कू है ना, वो रख दिया जी। ठीक, एक में वो रख दिया और एक एज इट इज रहने दिया। अब जब कोई आता था कि आप क्या कर रहे हो, हम कॉटन लिया करते थे और जिस वेसल में चाकू नहीं रखा है उस वेसल में हम उसको डिप करेंगे और अपने स्किन पे लगाएंगे, प्रिटेंडिंग कि हम डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, है ना। जिसमें चाकू नहीं रखा है उससे डिप करके यहां पे लगाएंगे और फिर दूसरे वेसल से चाकू निकालेंगे। जैसे चाकू को टच करेंगे यूं खून ही खून। ठीक, क्यों? क्योंकि वो ये रिएक्शन है फेरिक थायोसाइनेट का बनना, फेरिक क्लोराइड एंड दिस रिएक्ट्स टू गिव दिस ब्लड रेड कलर अपीयर्स। तो ऐसा लगता है खून ही खून निकला है। उसको साफ करो, कट तो कहीं नहीं है ना। सो दैट इज वुंडलेस इंजरी, वुंडलेस इंजरी। तो ये इसी पे बेस्ड है। खैर एनी हाउ, हमारा यहां पे हमें ये पता चल गया कि ब्लड रेड कलर कब आता है, बता सकते हो? पर कभी कभी क्या होता है, sometimes even sulfur is present along carbon and nitrogen, yet blood red color does not appear. कई बार क्या होता है कि अगर हमने कंपाउंड में सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, इवन ब्लड रेड कलर इस टेस्ट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने सोडियम को माता का माल समझ के इस्तेमाल किया था। यानी यहां पे ये तब नहीं आएगा इफ सोडियम इज टेकन इन एक्सेस। अगर शुरुआत में सोडियम एक्सेस में लिया होगा तो सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन का अलग से रिएक्ट करके NaCN बनाता है और सल्फर के साथ अलग से रिएक्ट करके, क्योंकि सोडियम ज्यादा है, Na2S बनाता है। तो हमारे पास ये सोडियम थायोसाइनेट बनता ही नहीं। जब ये बनता ही नहीं तो ब्लड रेड कलर आता ही नहीं। तो बेटा 3 क्वेश्चन हुए नाइट्रोजन की डिटेक्शन में। प्रूशियन ब्लू कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, प्रूशियन ब्लू। दूसरा कि कब हमारे पास लेसेगन एक्सट्रैक्ट टेस्ट फेल हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, जब कंपाउंड में कार्बन ना हो। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हो तो फेल नहीं होगा। फिर कब ब्लड रेड कलर आता है, जब कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों प्रेजेंट हो। और कब ब्लड रेड कलर आता ही नहीं है इवन तीनों प्रेजेंट हो, जब सोडियम को माता का माल समझ के इस्तेमाल किया गया हो। सोडियम इज टेकन इन एक्सेस। तभी बोला जज्बात पे कंट्रोल रखें, कम अमाउंट में सोडियम उठाएं, लालच में ना पड़े। क्लियर? सो ये तो हो गई डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। उम्मीद करता हूं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन का हर एक रिएक्शन पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी यस करो भाई, भाविका क्विकली यस। ओके, चलिए अब हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। प्लीज नाउ यू हैव टू ड्रॉप योर पेन्स, अदरवाइज ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अदरवाइज समझ नहीं आएगा, लंबा चौड़ा मेथड है। ठीक, अब हम कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन।
बेटा कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में हम यूज किया करते हैं जिल्दाल्स मेथड। जिल्दाल्स मेथड बेटा के साइलेंट है, देखने में ऐसा लगता है खज्जल्स मेथड है ना, सच में खज्जल कर देने वाला मेथड है। ठीक, तो ये जिल्दाल्स मेथड है हमारे पास नाइट्रोजन की डिटेक्शन का, बहुत ही यू कैन से इंपॉर्टेंट मेथड। प्लीज, मैंने बोला पेन नहीं, समझने का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे जिसको हम जिल्दाल्स फ्लास्क का नाम देते हैं। ठीक, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में एक लूज सा ग्लास स्टॉपर लगा रहता है, लूज सा ग्लास का स्टॉपर लगा रहता है, और इसको हम बोल देते हैं जिल्दाल्स फ्लास्क। ठीक, इस जिल्दाल फ्लास्क के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डालेंगे H2SO4, खूब सारा H2SO4। ठीक, हमने इसके अंदर क्या डाला, हमने इसके अंदर डाला H2SO4। ठीक, क्योंकि हम एस्टिमेशन कर रहे हैं तो हमें इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लेना ही पड़ेगा। तो बहुत थोड़ा सा W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया हमने, W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, साथ में इसमें लेंगे K2SO4 और CuSO4। ठीक, ये क्या फंक्शन करेंगे अभी बताता हूं आपको। अब हमने क्या किया, हमने इसको बेटे हीट करना है, बहुत स्ट्रांगली बॉयल करना है। ये बंसन बर्नर पे मैंने इसको बॉयल कर दिया। ठीक, जब हम इसको बॉयल करेंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या, ठीक, व्हाट विल हैपन इन दिस, इसमें होगा ऐसे कि हमारे पास जो कार्बन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, that will react in the presence of H2SO4 and gets oxidized to carbon dioxide, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी। लूज ग्लास स्टॉपर है ना भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उड़ी उड़ी। ठीक, और वहीं पर हाइड्रोजन जो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 चेंजेस इनटू पानी। ठीक, एंड दैट जल इज ऑल्सो इवॉल्व्ड आउट। ठीक, तो वाटर भी बाहर। अब कंपाउंड स्टॉपर इज लूज, लूज का मतलब कि उसमें ज्यादा फिट नहीं है, तो साइड से हवा जगह होगी ना बेटा, तो आराम से निकलेगा। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, बहुत जरूरत है, बाकी चीजें भी निकल सकती है। ठीक, बॉयल हो करके सारा बाहर ही ना आ जाए भाई, उसको चेक भी तो करना है, सिर्फ गैसेस को बाहर निकालना है। क्लियर? तो लूज सा ग्लास टॉपर लगाया, ऐसा हो गया। अब जो हमारे पास नाइट्रोजन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, that will react with H2SO4 to give us ammonium sulfate, to give us ammonium sulfate। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी नाइट्रोजन H2SO4 में एब्जॉर्ब हो जाएगी और किसमें चेंज हो जाएगी, अमोनियम सल्फेट में। इसीलिए बेटा हमने K2SO4 यूज किया था। K2SO4 क्या करता है, इट increases the boiling point of H2SO4। H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ताकि रिएक्शन डिले हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट देर से आए और सारी की सारी नाइट्रोजन H2SO4 में एब्जॉर्ब हो जाए। और CuSO4 ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दिस इज कैटलिस्ट। तो आपने जिल्दास फ्लास्क लिया, उसमें क्या लिया, H2SO4, known weight of organic compound along with K2SO4 and CuSO4. What is the function of K2SO4? It increases the boiling point of H2SO4. And what is the function of CuSO4? It works as catalyst. So in this phenomena, carbon will change into carbon dioxide, will be evolved out. Hydrogen is changed into water, is evolved out. Nitrogen is absorbed in H2SO4 in form of ammonium sulfate.
and this very process is called as digestion. इसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन. इसमें नाइट्रोजन को पचाया गया भाई. H2SO4 ने नाइट्रोजन को पचाया और डकार मारे बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के. ठीक, वो बाहर और नाइट्रोजन पच गई सारी, तो डाइजेशन हो गई. बोलो हो गई. और तुम्हें ये फिनोमिना डाइजेस्ट हुआ कि नहीं? ओके. अब इसके अंदर जो बचा वो था जेल्दलाइज्ड लिक्विड. क्या बचा? जेल्दलाइज्ड लिक्विड. जेल्दलाइज्ड लिक्विड, या कई बार इसको मदर लिक्वर का नाम भी दे देते है ना, जेल्दलाइज्ड लिक्विड. इसके अंदर क्या क्या है बेटा? इस जेल्दलाइज्ड लिक्विड के अंदर क्या क्या है हमारे पास? एक तो जो H2SO4 बचा होगा, सारा थोड़ी यूज हो गया होगा यार, हमने इतना सारा यूज किया था. ऑर्गेनिक कंपाउंड तो चुटकी भर डाला है. ठीक है, तो ये बचा हुआ रह जाएगा. प्लस इसमें क्या होगा? अमोनियम सल्फेट. ठीक, प्लस क्या होगा? K2SO4 तो रहेगा ही, CuSO4 तो रहेगा ही ना भाई. ये चीजें इसके अंदर पड़ी रह जाएंगी. ठीक है जी, जेल्दलाइज्ड लिक्विड में यानी बचा हुआ H2SO4, K2SO4, CuSO4 और ये बना हुआ. हमने इसमें से नाइट्रोजन को अलग करना है. हम एस्टिमेशन किसकी कर रहे हैं? नाइट्रोजन की. तो हमने इसको नाइट्रोजन को इससे अलग करना है बेटे. ठीक, अब जब नाइट्रोजन को अलग करना है तो हम क्या करेंगे? एक ले लेंगे वुल्फ बॉटल. क्या होती है वुल्फ बॉटल? बेटे जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वुल्फ बॉटल ही लो. ठीक, थोड़ा देखने में सुंदर लग रही है इसलिए लिया. ठीक, अदरवाइज आप फ्लास्क भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो यार. ठीक, अब हमने क्या करना है भाई? ये जो जेल्दलाइज्ड लिक्विड था यहां से जो आया था, इसको यहां से यहां डाल देना है. जेल्दलाइज्ड लिक्विड जो है वो हमने यहां डाल देना है. और इसमें हमने ऑलरेडी लेना है एक्सेस ऑफ NaOH. क्या लेना है? NaOH. ठीक है दोस्तों. और अब हम इसको हीटेंगे. अब हमने इसको हीटा अच्छे से. मैं हीटने को बोल रहा हूं, एक दूसरे को पीटने को नहीं. तुम्हें क्या लगता है मेरे को पीछे दिखता नहीं? सो एनी हाउ, ये NaOH के अंदर जेल्दलाइज्ड लिक्विड हमने डाला है. रिएक्शन क्या होगा? देखो भैया, जो एक्सेस ऑफ H2SO4 था वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा. करेगा कि नहीं? तो एक्सेस ऑफ H2SO4 जो बचा था जेल्दलाइज्ड लिक्विड में, वो NaOH के साथ रिएक्ट किया और इसने Na2SO4 और वाटर बनाया होगा. ठीक है जी, क्लियर है ये बात? तो और जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट है बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए, क्या मैं अमोनियम सल्फेट को ऐसे लिखता हूं? अमोनिया प्लस H2SO4. एक्चुअली है ये, अमोनिया को H मिला, अमोनियम आयन है ना भाई, तभी तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट बना होगा. तो इसमें अमोनिया और H2SO4 है. मेरा काम है अमोनिया को बाहर निकालना, इसलिए मैंने यहां पे NaOH लिया था. तो जो अमोनियम सल्फेट होगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट जो है ये भी NaOH से रिएक्ट करेगा और इसका H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा, यानी इसका भी बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर, और अमोनिया इज सेट फ्री. यहां से अमोनिया अलग हो जाएगी कि नहीं? और ये अमोनिया यहां से बाहर आने लगेगी. ठीक है जी, ये वाली अमोनिया हम यहां से बाहर निकालेंगे. ठीक है जी. इसके आसपास हम एक कंडेंसर लगा देते हैं.
ये कंडेंसर में एक साइड से वाटर डालोगे ठंडा, और एक साइड से वाटर बाहर आएगा गर्म होके, यस, हॉट। तो जो यहां से अमोनिया निकल रही है उसकी हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वाटर। तो अमोनिया गेट्स लिक्विफाइड, अमोनिया लिक्विड में चेंज हो जाएगी। क्लियर? पर एक दिक्कत थी यार, दिक्कत ये थी यहां पे वाटर भी बन रहा है, तो बॉयल तो वाटर भी हो सकता है, यहां अमोनिया भी आ सकता है, वाटर भी आ सकता है, पर मुझे एक्चुअली अलग करनी है अमोनिया। अगर मेरे को अमोनिया पता चल गया तो उससे मैं बड़ी आसानी से निकाल लूंगा कि मेरे पास नाइट्रोजन कितनी है। अगर मेरे को अमोनिया पता चल गया तो बड़ी आसानी से निकाल लूंगा कि नाइट्रोजन कितनी है। ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मैंने इस अमोनिया को जो यहां से निकल रही है और साथ में जो थोड़ा बहुत वाटर निकल रहा होगा, यहां पे एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के अंदर मैंने एक स्टैंडर्ड एसिड ले लिया, स्टैंडर्ड एसिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एसिड? यहां आपने एक स्टैंडर्ड एसिड तो ले लिया, पर स्टैंडर्ड एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? बेटा स्टैंडर्ड एसिड का मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी हमें नोन होती है, ठीक, हुज नॉर्मेलिटी इज नोन, जिसकी नॉर्मेलिटी हमें नोन होती है, पता होती है, ठीक, वो हमने यहां पे ले लिया जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता होती है, और हमने इसका एक्सेस वॉल्यूम ले लिया, से 20 मिलीलीटर ले लिया। क्या ले लिया? 20 मिलीलीटर। सारी अमोनिया यहां से आई, ठीक है जी, अमोनिया सारी यहां से आ रही है, ठीक, और ये जो अमोनिया यहां पहुंची बच्चों, ठीक, ये लो, ये अमोनिया यहां पहुंच गई, एंड दिस अमोनिया विल बी एब्सॉर्ब्ड इन एक्सेस ऑफ एसिड। क्लियर? तो अमोनिया जितनी निकलती रहेगी यहां एब्सॉर्ब होती रहेगी, ठीक, कुछ देर तक बुलबुले भी नजर आएंगे शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, और एक समय पर जाकर के सारी अमोनिया जो है वो यहां पे एब्सॉर्ब हो जाएगी। क्लियर? अब क्या हुआ? अब हमें यह देखना था कितना अमाउंट अमोनिया का बना, हमें यही देखना कितना अमाउंट अमोनिया का बना। अब वो कैसे देख सकते हैं? हम ये देखें कितना एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। अमोनिया एक बेस है और एसिड मैंने लिया था, तो अमोनिया एसिड को क्या करेगी? न्यूट्रलाइज करेगी। समझ में आई? तो कितना एसिड न्यूट्रलाइज हो गया उससे पता चल जाएगा कितना अमोनिया बना था। पर अब प्रॉब्लम यह है, हमें पता कैसे चले कितना अमाउंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड और कितना बच गया? अगर किसी तरह से हमें यह पता चल जाए कि अभी भी इसमें कितना एसिड बचा है, तो हम ये जान लेंगे कि कितना अमोनिया ने यूज कर लिया है ना भाई। जैसे मान लो 50 मिलीलीटर मैंने लिया था और अभी इसमें 30 मिलीलीटर एसिड और है, तो अमोनिया ने कितना यूज किया? पता चल गया ना। तो वही मेरा काम है कि अगर यहां पे अमोनिया ने जितना यूज कर लिया, बाकी बचा हुआ एसिड हमें निकालना कितना बचा। अब वो कैसे निकालें? उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बचे हुए इस मिक्सचर को जिसमें अमोनिया भी एब्जॉर्ब है और अमोनिया ने कुछ एसिड को न्यूट्रलाइज भी कर दिया है और कुछ एक्सेस में एसिड बचा है, इसकी टाइट्रेशन कर लेंगे विद अनदर बेस। कोई और बेस ले लेंगे, उससे टाइट्रेशन कर देंगे। मान लो इस एसिड की नॉर्मेलिटी मैंने N1 ले ली थी। क्या ले ली थी? N1 ले ली थी। वॉल्यूम तो एक्सेस में था, ठीक। अब हमने क्या किया, बेस के साथ इसको बचे हुए को जितना भी आफ्टर रिएक्शन ट्रीटेड विद द बेस, जो बेस है उसकी नॉर्मेलिटी भी हमें पता होगी, उसका वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हैं वो भी पता होगा, ठीक। यानी इसकी नॉर्मेलिटी मान लेते हैं N2 है और इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं V2,
जो बचे हुए एसिड ने यूज की, जो बचे हुए एसिड ने यूज की। तो बेटा हमें बताया जाता है कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये एसिड का था और ये जो बेस अभी हम यूज कर रहे हैं, इसमें एसिड की नॉर्मेलिटी हमें पता है कि नहीं? इस बेस की नॉर्मेलिटी हमें पता है कि नहीं? इस बेस की वॉल्यूम कितनी यूज हुई वो भी पता है कि नहीं? तो क्या नहीं पता है भाई तुम्हें कि कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड इसने यूज किया? यही नहीं पता ना भाई। तो हम यहां से निकालेंगे V1 इज N2V2 अपॉन N1। V1 निकल गया। अब ये V1 क्या था? ये V1 था वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय बेस। तो फिर अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय अमोनिया कैसे निकला? शुरुआत में हमने इसका V लिया था भाई, इसमें से बेस ने कितना यूज किया? V1। बाकी बचा हुआ किसने यूज किया होगा? अमोनिया ने। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड यूज्ड बाय अमोनिया विल बी V माइनस V1? क्यों जी? V हमने शुरुआत में लिया था और हमें बाद में पता चला कि V1 अभी भी बच गया है। वो कैसे पता चला? इस बेस के साथ रिएक्ट किया, ठीक? तो हमें पता चल गया भाई कि इतना अभी भी बचा था जो इस बेस ने न्यूट्रलाइज किया। तो अमोनिया ने कितना न्यूट्रलाइज किया था? जितना पहले लिया उसमें से माइनस कर दो जितना बेस ने यूज किया, बाकी किसने यूज किया होगा? अमोनिया ने। तो अमोनिया ने कितना वॉल्यूम यूज किया बच्चों? V माइनस V1, जहां पे V क्या है? जो इनिशियली स्टैंडर्ड एसिड की क्या ली थी आपने? वॉल्यूम। और V1 क्या है? जो बेस के साथ टाइट्रेट करने के बाद, टाइट्रेशन के बाद, यूज करने के बाद निकला है। बोलो सारा प्रोसीजर समझ में आया? सच में है ना खज्जल्स? है ना खज्जल्स मेथड? दोबारा से देखते हैं ताकि हमें पूरा पानी की तरह क्लियर हो जाए। फिर इसकी हम करेंगे कैलकुलेशन में 2 मिनट लगने, 2 सेकंड लगने, ठीक? मेजर यही है हमारे पास। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉन वेट लिया, H2SO4 के साथ हीट किया इन जिल्दल्स फ्लास्क, जिसमें हमने K2SO4 डाला था, CuSO4 डाला था। K2SO4 ने बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया था, CuSO4 जो था वो कैटलिस्ट था। अब इसमें कार्बन जो थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गई, हाइड्रोजन वाटर बन के उड़ गया, नाइट्रोजन हैज बीन डाइजेस्टेड इन H2SO4 टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इससे जो लिक्विड बना उसको बोला जिल्दलाइज्ड लिक्विड। जिल्दलाइज्ड लिक्विड के अंदर H2SO4 था, अमोनियम सल्फेट था, K2SO4, CuSO4 था। मुझे इसमें से अमोनिया को बाहर निकालना था, तो मैंने क्या किया, इसको NaOH के साथ हीट कर दिया इन अ वेसल, जिससे बचा हुआ H2SO4 NaOH से रिएक्ट करेगा और जो अमोनियम सल्फेट के अंदर H2SO4 है वो भी रिएक्ट करेगा NaOH से, और जो इसका अमोनिया है वो बाहर निकल जाएगा। उस अमोनिया को मैंने बाहर निकाला क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वाटर भी आ सकता था, ठीक, या कुछ और भी थोड़ी बहुत गैसेस हो सकती थी, हमें सिर्फ अमोनिया का काम चाहिए था। तो मैंने डायरेक्टली इसको किसमें डाल दिया? स्टैंडर्ड एसिड में। स्टैंडर्ड एसिड क्या होता है? जिसकी नॉर्मेलिटी हमें ऑलरेडी पता होती है। हमें पता, हमने 1 नॉर्मल लिया, 2 नॉर्मल लिया, वटएवर, ठीक, वो हमें पता होता है। स्टैंडर्ड एसिड में अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब कुछ अमोनिया ने ये स्टैंडर्ड एसिड यूज कर लिया, कुछ बचा रह गया। अब अगर हमें यह निकालना है कि कितना अमोनिया ने यूज किया, तो हमें यह निकालना पड़ा कि कितना अभी भी बचा है। उसके लिए हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया और फॉर्मूला लगाया N1V1 इज इक्वल टू N2V2। उससे हमारे पास V1 निकल गया, एंड V1 वाज द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड बाय दिस बेस। इनिशियली हमने इसका V लिया था और बेस ने V1 यूज किया है, तो फिर अमोनिया ने कितना यूज किया है? V माइनस V1। यहां से हमें समझ में आ गया
कि कितना जो है वो वॉल्यूम यूज किया अमोनिया ने, एंड दैट केम आउट टू V माइनस V1। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया? वैसे जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि न्यूमेरिकल में सीधे फॉर्मूला लगना है, ये किसी ने पूछना थोड़ी है, ठीक। हाँ, इसमें जो चीजें हैं कि K2SO4 क्यों यूज होता है, CuSO4 क्यों यूज होता है, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब देखो बेटे, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग जेल्दाल्स मेथड, कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग जेल्दाल्स मेथड। देखो बेटे, अभी तक हमें इससे क्या क्या पता चला? अभी तक हमें यह पता चला कि हमने वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था, कितना लिया था भाई? वी टुक W ग्राम। और जो हमने स्टैंडर्ड एसिड लिया था उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता थी, नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एसिड हमने उसको N1 बोला था। फिर बोला वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड यूज्ड बाय अमोनिया, वो कितना निकाला था? V माइनस V1। इजंट इट बच्चों? देखो बेटे, एक बात ध्यान रखना, N इंटू V जो होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट्स। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट्स। खासकर अगर वॉल्यूम इन लीटर हो, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में हुआ तो ये मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। N into V, where V is in milliliter, so they will be called as milli equivalents, ठीक? And mind it, one equivalent of any acid neutralizes one equivalent of any base। दुनिया का कोई भी एसिड होगा तो उसका वन इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी जितने इक्विवेलेंट एसिड के होंगे उतने इक्विवेलेंट बेस के रिएक्ट करेंगे उसके साथ, ठीक है? अब यहां पे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड एसिड यूज्ड बाय अमोनिया ने कितने मिली इक्विवेलेंट यूज किए थे, ठीक? देखो बेटे, वो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होना है, N इंटू V होना है, तो N स्टैंडर्ड एसिड का कितना है? N1। और V कितना है जो अमोनिया ने यूज किया वॉल्यूम? V माइनस V1। यही हुआ ना भाई, ये वॉल्यूम अमोनिया ने यूज किया, ये नॉर्मेलिटी, और हमें पता नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या होती है? मिली इक्विवेलेंट। तो इतने मिली इक्विवेलेंट अमोनिया ने यूज किए, क्योंकि वन इक्विवेलेंट कोई न्यूट्रलाइज करता है। अगर अमोनिया ने इतने इक्विवेलेंट यूज किए एसिड के, तो अमोनिया के इक्विवेलेंट भी कितने होंगे? इतने ही होंगे। सो दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि वन इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करता है। जितने इक्विवेलेंट एसिड के होते हैं उतने इक्विवेलेंट किसके होते हैं? बेस के, न्यूट्रलाइज करते हुए। और अमोनिया ने इसके कितने इक्विवेलेंट्स यूज किए? N इंटू V माइनस V1, ठीक है जी? कोई मुश्किल? पक्का? बट ये वॉल्यूम था जो अमोनिया ने यूज किया था, और ये उसकी नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम में तो मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं। इतने स्टैंडर्ड एसिड के मिली इक्विवेलेंट अमोनिया ने यूज किए, यानी इतने ही मिली इक्विवेलेंट अमोनिया के बने होंगे। इज इट क्लियर? बेटा ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों को समझ में आए ये बात? ओके, नाउ ये मिली इक्विवेलेंट है, अगर इसको इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000, सो इक्विवेलेंट्स
ऑफ EQ मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया, वो लिखेंगे N1 इंटू V माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000। इतने इक्विवेलेंट्स बन गए अमोनिया के, ये पता चल गया ना। अमोनिया के एक इक्विवेलेंट में, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, एक इक्विवेलेंट में कितना नाइट्रोजन है? एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14। तो हमें यह पता है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया कंटेन्स कितना? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इजंट इट क्लियर? सो हमारे पास कितने इक्विवेलेंट बने भाई? N1 इंटू V माइनस V1 डिवाइड बाय 1000, इतने बने अमोनिया के। इतने इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया विल कंटेन कितना भाई? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 14 इंटू N1 इंटू V माइनस V1 अपॉन 1000। ये वेट किसका आ गया? नाइट्रोजन का। आ गया कि नहीं बेटा? एक इक्विवेलेंट में 14 ग्राम, इतने इक्विवेलेंट में कितने? 14 इंटू दिस, सिंपल। ये वेट ऑफ क्या आ गया? नाइट्रोजन। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। हाँ जी, तो इसका मतलब 14, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14 इंटू N1 V माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सही बोल रहा हूं मैं? 100 के 2 जीरो यहां कट गए। क्या इस फॉर्मूला को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं? 1.4, क्योंकि 14/10 आया ना। 1.4 इंटू N1 इंटू V माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सो दिस कंप्लीट्स आवर फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जहां पे 1.4 पता ही है हमने को। N1 क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। N1 क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड टेकन इन एक्सेस। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड यूज्ड बाय बेस। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली फॉर्मूला में पुटा, आंसर निकाला। क्लियर? बेटे समझ में आया? फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? आर यू क्लियर? ऑनलाइन वाले प्यारे प्यारे बच्चों, वंश, हृदय, थैंक यू। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला निकला है, लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है ना, हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें मोलैरिटी से किया गया है। थोड़ा लंबा मेथड है, पर मैं आपको आसान बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इज बेसिसिटी, क्योंकि यहां पे एसिड की बात कर रहे हो ना, बेसिसिटी, जिसको एन फैक्टर बोल दो। तो क्या क्या अगर मोलैरिटी दी गई होगी तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऐसे निकाल सकते हैं, 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू इट्स एन फैक्टर विच इज बेसिसिटी। H2SO4 की 2 होती है, H3PO4 की 3 होती है, HCl की 1 होती है, पहले बताया है, इंटू V माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक बेटे, ये था जिल्दाल्स मेथड, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या है?
बेटा लिमिटेशन नंबर 1, प्लीज चीची नहीं, यहां देखने का। लिमिटेशन नंबर 1 बेटे, ये 3 जगह पे नहीं लगता क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना। H2SO4 क्या तो बेस रिएक्ट करेगा ना यार, जो नाइट्रोजन कंपाउंड बेस नहीं है वो रिएक्ट कैसे करेंगे भाई। यानी दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स। जिसमें NO2 है वो खुद ही एसिडिक होते हैं, आपको पता है ना, NO2 इज विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, वो खुद ही एसिड होते हैं, तो एसिड एसिड से रिएक्ट थोड़ी करेगा। दूसरा, दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डाइएजो कंपाउंड्स। डाइएजो कंपाउंड को हीट करो ना, दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन, तो N2 बार आ जाएगी, अमोनिया बनेगा ही नहीं। एंड तीसरा, दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन इन अ रिंग, जिसमें रिंग्ड नाइट्रोजन हो, जैसे पायरोल। नाइट्रोजन रिंग में है ना भाई, पायरिडीन, दिस इज पायरिडीन, ये पायरोल, पायरिडीन। जहां पे भी रिंग में नाइट्रोजन है ना, वहां पे ये रिएक्शन फेल है। तो 3 जगह फेल होगा, NO2 कंपाउंड्स में, नाइट्रो कंपाउंड्स में, डाइएजो कंपाउंड्स में, या रिंग में पड़ी नाइट्रोजन, इसमें जिल्दाल्स मेथड का यूज नहीं होता है। पर बेटा जिल्दाल्स मेथड तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि मैं इसको 2-3 न्यूमेरिकल आपको क्लास में नहीं करवा दूं, नहीं तो आपको आएगा ही नहीं ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक तो करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ जिल्दाल मेथड, उसके बाद करेंगे एक दूसरा मेथड, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, एक मेथड वो करेंगे, एंड देन वी कंप्लीट विद द सिलेबस। ये मेरे को ½ एन आवर के करीब लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका एक टेस्ट हुआ था ऑन संडे, है ना, बहुत मजेदार नंबर है तुम्हारे उसमें। तो मैं चाहता हूं संडे वाला टेस्ट हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास से डिस्कशन शुरू। तो संडे वाला टेस्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। इसमें अलग है ड्यूमास मेथड, तो ड्यूमास मेथड करने के बाद, इसके 2 न्यूमेरिकल करने के बाद, ठीक, फिर हम करेंगे आपके टेस्ट को डिस्कस। बहुत मस्त टेस्ट था बेटा, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक्स लॉट फॉर टुडे।